नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। यूक्रेन और रूस की लड़ाई में हिंदुस्तान का रोल क्या रहा और किस हिसाब से और क्यों यूक्रेन ने हिंदुस्तान के सामने गुजारिश की प्रधानमंत्री मोदी से कि वो इस मसले में इंटरवीन करें। हिंदुस्तान यूक्रेन और रूस के विवाद के बीच में किस तरह से फंसा, उलझा या फिर इस क्राइसिस में हिंदुस्तान और प्रधानमंत्री मोदी की गरिमा वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर ऊपर गई या नीचे हुई, इन तमाम चीज़ को समझने के लिए हमारे साथ फिर से एक बार मेजर जनरल एसपी सिन्हा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मुझे समझ में नहीं आया कि अचानक से यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं वो अवतरित होते हैं और वो प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाने शुरू कर देते हैं। क्यों लगाया उन्होंने गुहार? इसके पहले मैं थोड़ा इतिहास के पन्नों को उलटना चाहता हूँ। अभी यूक्रेन के लोगों के लिए बहुत दुखद घड़ी है, तो इस तरह की टिप्पणी शोभा नहीं देती, लेकिन ये ज़रूरी है कि हमारा देश जाने कि इतिहास क्या है, हमारा यूक्रेन के साथ कैसा रिश्ता रहा है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इतिहास को याद नहीं करता, इतिहास उसको डस्टबिन में विलीन कर देता है। तो पहला चीज़ कि जब कश्मीर इशू पे बात हुई यूनाइटेड नेशंस पे, तो यूक्रेन ने हिंदुस्तान के खिलाफ वोट किया। जब बात हुई कि क्या यूनाइटेड नेशंस को इंटरफेयर करना चाहिए कश्मीर में हिंदुस्तान के खिलाफ, तो यूक्रेन ने कहा हाँ करना चाहिए। और ये हर बार हुआ है। हर बार हुआ है। जब ये मसला यूएन में आया, यूक्रेन ने हिंदुस्तान का साथ कभी नहीं दिया। तीसरा चीज़ कि इंडिया ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया तो यूनाइटेड नेशंस में यूक्रेन ने हमारे खिलाफ वोट किया। चौथा, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में हमारा परमानेंट मेंबरशिप की जो बात चल रही थी, तो उसने हमारे खिलाफ वोट किया। पांचवा कि T-80 टैंक्स उसने पाकिस्तान को वर्थ $650 मिलियन बेचा। छठा, वो अलकायदा को सपोर्ट करता रहा है। अलकायदा हमारा दुश्मन है, हम जानते हैं। सातवां, हमने ये अपना यूक्रेन में जो यूरेनियम का रिजर्व्स है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। बार बार हिंदुस्तान से निवेदन करने के बावजूद यूक्रेन ने हमें यूरेनियम नहीं दिया। ये तो इतिहास है। मतलब ये कि आप ये नहीं कह सकते कि यूक्रेन हमारा कोई मित्र मुल्क है। वो हर क्रूशियल जंक्चर पे हिंदुस्तान के पीठ पे जो है उसने चाकू मारने का काम किया है। और मुझे ताज्जुब लगता है कि आज यूएस एम्बेसडर, यूक्रेन के एम्बेसडर हिंदुस्तान में जो है वो कहते हैं कि मोदी जी वर्ल्ड लीडर हैं और हमको मदद करो। आप अपना इतिहास के पन्नों को तो उलट कर देख लो। लेकिन खैर, ये स्टैटिस्टिक प्लेजर लेने का समय नहीं है। मानवता के नाम पे हिंदुस्तान अपना रोल अदा करेगा, क्योंकि आज की तारीख में हिंदुस्तान की जो छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बनी है मोदी जी के नेतृत्व के कारण, वो पूरा विश्व जानता है। हमारी जो गरिमा की जो डंके की चोट है अब पूरे विश्व में गुंजायमान हो रही है। पहले दूसरी बात, जनरल साहब ये बताइए कि जो हिंदुस्तान ने जो स्टैंड लिया, जिसको कई सारे लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, कई सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये बड़ा कंफ्यूज सा मसला है, लेकिन जिस हिसाब से रूस की तरफ से बयान भी आया कि वी रिस्पेक्ट द न्यूट्रलिटी ऑफ इंडिया, और प्रधानमंत्री से बातचीत हुई पुतिन जी की, तो ये क्या बताता है कि क्या आर वी ऑन राइट पाथ? एकदम। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रहित प्रमुख है जो कि ये पॉलिसी मोदी जी फॉलो कर रहे हैं। अमेरिका भी हमारा दोस्त है, कई मिलिट्री इक्विपमेंट हम उससे खरीद रहे हैं। रूस भी हमारा मित्र है, S-400 उससे खरीद रहे हैं। तो सवाल ये है कि हम एक तरफ झुकेंगे तो हम अपना अहित करेंगे। देखिए, मैनेजमेंट में कहा जाता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। किसी भी फैसला लेने में घाटा क्या, फ़ायदा क्या। यदि घाटा ज़्यादा है तो बेवकूफ़ होगा कि उस फैसला को लेगा। और वैसे भी इसमें मेरी समझ में तो चॉइस लिमिटेड है। एक तरफ तो ब्लफ मास्टर्स बैठे हुए हैं, पेपर टाइगर्स बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ जो है मैन ऑफ एक्शन, वो इस दौरान भी आप ये समझिए कि सारी चीज़ें चल रही थी। इस दौरान रूस की तरफ से ये बयान आया कि वॉट एवर मे बी द कंसिक्वेंसेज ऑफ दिस वॉर, जो S-400 की डिलीवरी है दैट विल बी ऑन टाइम। तो हिंदुस्तान की रणनीति बहुत अच्छा है, बहुत परिपक्व फैसला है कि शांति कायम होनी चाहिए, बातचीत से शांति को लाना चाहिए वापस। बहुत सही, बातचीत करो, इसमें क्या बुरा है।
हम अमेरिका को नाराज़ कर रहे हैं, ना रूस को नाराज़ कर रहे हैं। भाई नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठो, बातचीत करो, इससे बढ़िया फैसला हो नहीं सकता है। तो जो लोग मौजूदा सरकार के फैसले की निंदा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको डिप्लोमेसी का, कूटनीति का क ख ग का ज्ञान नहीं है। अब ये बताइए कि भाई हमारा तो बहुत सारा स्टेक लगा हुआ था, हमारे बहुत सारे बच्चे जो है वहाँ पे फंसे हुए थे, तो ये क्या मतलब जो अब उनके बारे में उनको एयरलिफ्ट करके लाया भी गया है, तो ये क्या शुरुआत में हम लोगों को एक्शन ले लेना चाहिए था कि ताकि बहुत सारे बच्चे वीडियो बना बना करके वो डरे हुए थे, तो इसमें क्या विलम्ब हुआ? देखिए इसके कई बिंदु हैं। पहला, हमारे करीब 20,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन में हैं। दूसरा कि सरकार ने एडवाइजरी बहुत पहले इशू किया था कि भाई जिसको आना है जल्दी लौट जाओ। तीसरा, कमर्शियल फ्लाइट्स चल रहे थे। भाई लड़ाई तो 2 दिन से शुरू हुई ना, उसके पहले तो शांति थी, उसके पहले 2-3 दिन पहले तो शांति थी, कमर्शियल फ्लाइट चल रहे थे। उसमें क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया कमर्शियल फ्लाइट का अवेलेबिलिटी? क्योंकि नॉर्मल, अभी टीवी पे भी मैं लोगों को बच्चों का, दीपेंद्र यादव वगैरह वगैरह का कमेंट सुन रहा था, यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल लोग रोड पे चल रहे हैं। तो जब सब कुछ नॉर्मल है, अब लास्ट मिनट फैग एंड पे जब वॉर छिड़ जाता है तो ऑब्वियसली एयर स्पेस का सेफ्टी कंप्रोमाइज़ हो गया, सेफ नहीं है। तो हम यदि कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेट नहीं कर सकते, हम यदि यूक्रेन में कीव पे लैंड नहीं कर सकते, तो क्या हम अपने बच्चों को ऐसी परिस्थिति में डालें कि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करे, एक मिसाइल आए ठोक दे, तो और हंगामा हो जाएगा। तो जब तक एयर स्पेस सिक्योर नहीं है तब तक इस तरह का फैसला लेना, और किसी ने सोचा भी नहीं था कि बिना किसी रेसिस्टेंस के यूक्रेन जैसा मुल्क वो कुछ घंटों में जो कोलैप्स कर जाए। तो अभी मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने मिस्टर पुतिन से कल बात किया और देखिए बात का कितना बढ़िया नतीजा। मिस्टर जयशंकर ने यूक्रेन के भी फॉरेन मिनिस्टर से बात किया, क्योंकि इसमें 2 प्लेयर्स हैं, यूक्रेन और रशिया, दोनों को ऑन बोर्ड लिया। और आपको जान के खुशी होगी कि अभी शाम का न्यूज़ है कि बस में बैठ के रशियन ऑफिसर, और उस बस के ऊपर सामने में लगा हुआ ये स्क्रीन पे इंडियन स्टूडेंट्स। तो जब रशियन ऑफिसर बैठा हुआ है और जब यूक्रेन का फॉरेन मिनिस्टर ऑन बोर्ड है, मतलब कि हाँ, तो उस बस पे तो कोई मिसाइल लगेगा नहीं। तो सेफ्टी से जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है वो मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये रहा यूक्रेन, ये रहा यूक्रेन और ये रहा वेस्टर्न बॉर्डर। तो वेस्टर्न बॉर्डर में आप देखिए, ये रोमानिया है, ये हंगरी है, ये यहाँ ये स्लोवाक है, ये पोलैंड है, लिथुआनिया है, लाटविया है। तो ये वेस्टर्न बॉर्डर जो है ये एग्जिट सेफ है, समस्या नहीं है, समस्या पूर्वी दिशा में है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ भी बच्चे ठहरे हुए हैं वहाँ से बस में बैठ के पहले इन देशों में जाए, वहाँ से अपना कमर्शियल फ्लाइट जाए या अपना इंडियन एयरफोर्स का IL-76 जाए। IL-76 में सेफली 300-350 लोग आराम से आ सकते हैं। और वैसे भी हम लोगों को एक्सपीरियंस है, जब हम लोग तो यमन से लोगों को उठा ले आए कर चुके हैं, वो अब बिल्कुल वॉर चल रहा था, तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये पॉसिबल है। देखिए इसमें 0 एरर सिंड्रोम लागू होता है, उसमें 1% गलती का गुंजाइश नहीं है। यदि एक भी बच्चा मर गया तो हंगामा हो जाएगा इस देश में कि मोदी जी सुरक्षित नहीं कर पाए, बे हमारा स्टूडेंट मर गया। तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप को सब कुछ तौल के 100% सेफ एंड सिक्योर करना होता, जो कर दिया। अब ये बताइए कि ये जो सिचुएशन जो क्रिएट हुआ ये इन्वेजन से, इंडिया के लिए क्या सीखने के लिए रहे? इंडिया के लिए जो आपने सही कहा, हर एक इंसिडेंट हम लोग को आर्मी में सिखाया जाता है, लेसन्स लर्नड। हम एक्सरसाइज भी करते हैं, जैसे सूरतगढ़ में मैं 3-3 महीना रहा एक्सरसाइज में, लेसन्स लर्नड। लास्ट में कोर कमांडर आता है, लेसन्स लर्नड पर प्रेजेंटेशन होता है। लेसन्स लर्नड इस वारदात से ये है, कोई भी देश यदि पूरी तरह से अपने बॉर्डर, अपने देश को सुरक्षित रखना चाहता है तो आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। किसी दूसरे से देश के एश्योरेंस पे आप यदि छड़पना शुरू कीजिएगा तो आपकी छलांग ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है, वो ख़त्म हो जाएगी। तीसरी चीज़ कि आपको जो वॉर गेमिंग है माइंड में, वो बहुत अच्छी तरह से करना पड़ेगा और आपको कंटीजेंसी प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। होप फॉर द बेस्ट, कैटर फॉर द वर्स्ट, कि वर्स्ट सिनेरियो में क्या क्या हो सकता है और आप क्या क्या कर सकते हैं, और जो वॉइड है उन दोनों में गैप है,
क्या उसके लिए क्या तैयारी करने की आज ज़रूरत है, ताकि हम उस वॉइड को पूरी तरह से फिल करें और हमको ताज्जुब नहीं हो, हम सरप्राइज ना हो जाए। और दुश्मन पे हम किस तरह से प्रेशर दबाव बढ़ा सकते हैं, किस किस फ्रंट पे। जैसे 71 वॉर में बहुत अच्छी तरीके से हमने विश्व के सभी देशों को न्यूट्रलाइज किया था। जो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को एडवाइस किया था कि मुझे 6 महीना का टाइम दीजिए, रिवराइन टेरेन है, इतना आसान नहीं है लड़ना, आप इस बीच में इस पीरियड को यूटिलाइज कीजिए विश्व के देशों को जीतने के लिए, कि जब हम अटैक करें तो वो चुप बैठे। वही हुआ। तो इस तरह की जो रणनीति है, ये सब बहुत कैलिब्रेट करना पड़ता है, इसमें बहुत सोच समझ परिपक्वता की जरूरत होती है, सोच बूझ की जरूरत होती है। बोलना कम, एक्शन ज़्यादा। मिलिट्री वॉरफेयर में जितना कम बोलोगे उतना अच्छा है, हरकत करते रहो, जो पुतिन ने किया इस बार। अब ये बताइए कि ये जो चाइना और रूस और टर्की, पाकिस्तान, ये एक्सिस बनता हुआ दिख रहा है इस एपिसोड में। देखिए, मैं ऐसा करता हूँ, पाकिस्तान तो वो तो एक कहते हैं ना, अब्दुल्ला के शादी में नहीं, और बेगानी के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये तो ऐसे ही नाता रहता है, इसका कोई मतलब नहीं। अभी इमरान खान रूस में गया, क्या करने, ये कहने गया कि मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। तेरी सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है ना। चक्कर ये है, फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का कुछ उल्टा सल्टा बोल गया कि हम यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, उसको डैमेज रिपेयर करने के लिए इमरान खान गया, पहली बात। तो पाकिस्तान इज ए नॉन प्लेयर। अब आते हैं चाइना, रशिया और टर्की एक्सेस। टर्की को भी छोड़ दीजिए, अब आते हैं बेसिकली रशिया एंड चाइना एक्सेस। देखिए, बहुत फ्रैंकली मैं बोल रहा हूँ, दोनों एक दूसरे को जानते हैं और समझते हैं। रूस जानता है कि इवेंचुअली फाइनली चाइना हमको दबाना चाहता है कि चाइना अनचैलेंज लीडर बने वर्ल्ड में। चीन भी इस बात को समझता है। तो शॉर्ट टर्म कम्युनिस्ट कंट्री करके वो सपोर्ट देगा रूस को, लेकिन रूस इसको ग्रांटेड नहीं लेगा। तो ये जो हनीमून है ये चलेगा कुछ के लिए, लेकिन बाद में मेरी अपनी मिलिट्री अप्रिसिएशन है कि रशिया के पास कोई चॉइस नहीं है। यदि रूस अपने आप को बचाना चाहता है चाइना के विस्तारवाद की नीति से, तो उसको पर फोर्स अमेरिका के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। ये पॉलिटिकल कंपल्शन है, ये जियो स्ट्रेटजी कंपल्शन होगा रूस के लिए, क्योंकि जिस तरह से चाइना पावरफुल होता जा रहा है इकोनॉमिक फ्रंट पे, मिलिट्री फ्रंट पे, और जिस तरह से वो विश्व के कानूनों को उसको गैरअंदाज कर रहा है, चिंता नहीं करता है, दादागिरी कर रहा है, उसको चुनौती देनी पड़ेगी। जो अश्वमेध का घोड़ा है उसको रोकने के लिए सेना खड़ी करनी पड़ेगी। खाली क्वाड से काम नहीं चलेगा। रशिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। तो पहले इन दोनों को मिलके इस दुश्मन से निपट लें, फिर आपस में बाद में निपटें। फेज़ 1 में इनसे तो निपट लें। फेज़ 1 में, क्योंकि अभी तो आपने बताया किस तरीके से ताइवान के ऊपर जो चाइनीज़ फिर रूस का ये विश्व ने, अमेरिका ने और नाटो ने एकदम बिना चुनौती हुए फ्री रन दिया पुतिन को। तो चाइना को इनकरेजमेंट मिला है, साथ मिला है कि हम भी अब कानून को तोड़ेंगे। अब ताइवान में उसके फाइटर जेट घूमना शुरू कर दिए। तो ये तो प्रयोग था, उस प्रयोग को दूसरा प्रयोग चाइना करेगा। तो ये कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि इस विवाद में हिंदुस्तान ने बहुत कुछ पाया है, खोया कुछ नहीं। एकदम नहीं। और ये हमारे मौजूदा नेतृत्व की सराहना करनी पड़ेगी कि बहुत ही सूझबूझ के साथ। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया कि मिस्टर जयशंकर को फॉरेन मिनिस्टर बनाया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। देखिए, अब यदि एक आदमी जो है उस रास्ते से 30 साल 35 साल नौकरी करके फॉरेन सेक्रेटरी बना, उसको जब आप फॉरेन मिनिस्टर बनाते हैं तो सब कूटनीति का ए से लेकर जेड जानता है। एक खाली पॉलिटिशियन को फॉरेन मिनिस्टर बना देंगे तो जिस बाखूबी के साथ मिस्टर जयशंकर ऑपरेट कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। सही बात। तो ये फायदा है। तो एक टेक्नोक्रेट को ऐसा महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री देके मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, वो गेम चेंजर है। और मिस्टर जयशंकर बहुत कूल ऑपरेटर है। आपने मिस्टर जयशंकर का कोई बहुत ज़्यादा मीडिया में आते कुछ बोलते देखा है? वो अपने लीडर प्रधानमंत्री की आंखों के इशारा समझते हैं और कुल्ली कर जाते हैं। और जब कर जाते हैं 2-3 दिन बाद पता चलता है कि उन्होंने क्या कर दिया। इसमें तो कोई डाउट और ये इवैक्यूएशन बच्चों का जो हो रहा है उसमें पूरा काफ़ी गेम खेला। और इसमें कोई डाउट नहीं, मेरा भी अपना पर्सनल ओपिनियन यही है कि हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से
जितने भी फॉरेन मिनिस्टर हुए हैं उसमें सबसे ऊपर इनका ही नाम है। एकदम। अब रेल मिनिस्टर देख लो कितना अच्छा काम कर रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने फिर से इस पे डिस्कस किया। ये मसला यहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा है, हम आगे आने वाले दिनों पे ये तमाम ये जो डेवलपमेंट्स यूएस और यूक्रेन को लेकर के हो रहे हैं इस पे वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।